रिप्लाई से। मिस्टर वजन का नमस्कार। ईटी नाउ स्वदेश पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट 2-3 साल से होम इम्प्रूवमेंट की बात करें तो जो टॉप 3-4 कंपनी के नाम आते हैं, जब हम बड़े फंड मैनेजर्स से बात करते हैं, उनमें आपकी एक कंपनी है। ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट भी दिखा रहे हैं लास्ट कुछ क्वार्टर्स से। बट सबसे पहले कि मैं आपसे बजट के बाद पूछूं, आपसे समझना चाहूँगा कि एक ज़बरदस्त वेल्थ इफेक्ट हम देख रहे हैं पूरे कंट्री में, और सबको अपने घर इम्प्रूव कराने की होड़ सी है। अपने अपने हिसाब से सब लोग इम्प्रूव करवा रहे हैं और नए घरों की भी वॉल्यूम्स काफ़ी बढ़ रही है। आपकी कंपनी बेनिफिशियरी रही है इस एक वेव की, और ऑफ कोर्स जो इनोवेशन कर रहे हैं आपको लगता है ये ड्यूरेबल है? ये 3-4 साल 5 साल की विजिबिलिटी आपको दिखती है जब आप मार्केट मैप करते हैं, जब अपने डीलर्स से बात करते हैं, तो आपको डिमांड बॉइंट दिख रही है अभी भी काफ़ी? बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि जो रियल एस्टेट साइकिल है, क्योंकि पिछले 6-7 साल से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा रियल एस्टेट सेक्टर ही प्रेशर फेस कर रहा था। सेक्टर में कोई भी ज्यादा अच्छा कर नहीं पा रहा था, और जो सेंटिमेंट था वो रियल एस्टेट सेक्टर के साथ था नहीं, क्योंकि कस्टमर को लगता था कि दाम और गिरेगा और मैं थोड़ा टाइम रुक जाऊं तो मैं और थोड़े सस्ते में एक प्रॉपर्टी को खरीद सकूं। लेकिन कोविड ने एक माइंड, जो एक लोगों का मेंटालिटी था, उसको चेंज किया है। कोविड के बाद आप देखेंगे जिन लोगों के पास भी थोड़ा एक छोटा घर था, उनके पास लिक्विडिटी थी, फाइनेंशियल्स थे, वो एक बड़े घर में मूव करने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे लगता है कि अब ये जो एक बार साइकिल चेंज हुआ है, ये कंटिन्यू करेगा। रियल एस्टेट में नॉर्मली माना जाता है कि मिनिमम 5 साल का साइकिल आता है, तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये साइकिल एटलीस्ट 5 साल तक चले। केशव जी, आप प्लाईवुड सेगमेंट में तो आप नंबर 1 है मार्केट के अंदर, और लेमिनेशंस में भी है, फाइबर बोर्ड्स भी एक नया वर्टिकल है जिसमें आप अच्छा ग्रो कर रहे हैं। सर, इन सब में मार्जिन्स में कुछ फर्क पड़ा है? क्योंकि हर इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है उनकी कॉस्टिंग बढ़ी है किसी न किसी वजह से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपको कुछ फर्क पड़ा है सर कॉस्टिंग का? देखिए, डेफिनेटली रॉ मटेरियल कॉस्ट तो काफी बढ़ गए, पर्टिकुलरली केमिकल्स। काफी सारे केमिकल्स जो हम इंपोर्ट करते थे, उनका दाम 100-100% से ज्यादा बढ़ा है। तो इसका इम्पैक्ट कॉस्टिंग पे आया है। लेकिन क्योंकि हम मार्केट लीडर हैं काफी कैटेगरीज में, तो हमारे पास प्राइसिंग पावर रहता है। तो ये जो कॉस्ट इंक्रीज है, इसे हम कस्टमर पे पास ऑन कर सकते हैं, क्योंकि पूरा इंडस्ट्री ही इस प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहा था। तो जितनी कॉस्ट इंक्रीज आई है वो हमने पास ऑन कर चुके हैं। वी हैव पास्ड ऑन सक्सेसफुली टू द कस्टमर। लास्ट क्वार्टर में थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा, बट इस क्वार्टर से मेरे को लगता है कि पूरा का पूरा नॉर्मलाइज हो जाएगा। साथ ही आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि बजट को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी? आप इस सेक्टर, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग पर जोर होगा, जाहिर तौर पर पूरी सप्लाई चेन इससे बेनिफिटेड होती है। किस तरह की एक्सपेक्टेशन रहेंगी आपकी बजट से? देखिए, लास्ट ईयर वाज अ रेवोल्यूशनरी बजट, वाज अ रिमार्केबल बजट। जो थ्रस्ट गवर्नमेंट ने हाउसिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे दिया है, मुझे लगता है कि इससे पूरी पूरी डोमेस्टिक इकोनॉमी बेनिफिट की है। आप देखेंगे कि जीएसटी कलेक्शंस आर एट एन ऑल टाइम हाई, सेंटिमेंट इज वेरी पॉजिटिव, जैसे मैं पहले भी बता रहा था। तो मैं होप करूंगा कि गवर्नमेंट इसी सेक्टर पे, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपना फोकस को कंटिन्यू करें। और अगर आगे जाके, जैसे आप देखेंगे चाइना और जापान, मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज, जहाँ एक बूम आया, जहाँ एक 10% प्लस ग्रोथ रेट देखने को मिला, वहाँ रियल एस्टेट सेक्टर इसको ड्राइव कर रही थी। रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट को सपोर्ट करने के लिए चाहिए। सो आई थिंक अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस करे, तो देयर विल बी सब्सटैंशियल बेनिफिट, नॉट जस्ट फॉर अस, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरे इंडस्ट्री के लिए, पूरे इकोनॉमी के लिए एज अ होल काफी बेनिफिशियल हो सकता है। और मैं होप करता हूँ कि जिस तरह लास्ट ईयर एक बहुत ही मजबूत बजट था, इस साल भी गवर्नमेंट ऐसे ही एक बजट लेके आए। केशव, ये बताइए कि बजट ऑफ कोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के थ्रू कंजम्पशन को बूस्ट दे सकती है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी अगर हम टॉप 30-40 सिटीज़ की बात करें तो आपको कंजम्पशन ट्रेंड्स किस तरह के नज़र आते हैं?
जिस तरह से देश में पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे, क्या आपको दिख रहा है कि लोग बेटर प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं? अब लोगों को क्वालिटी की तरफ अट्रैक्शन आ गया है कि भाई क्वालिटी चीज़ लो तो वेयर एंड टेयर स्लो होता है, आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। क्या जो कंजम्पशन प्रेफरेंसेस हैं वो भी इवॉल्व हो रही हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये एक सब्सटैंशियल रीजन है कि पूरी ऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे इंडस्ट्री में काफी रेस्ट ऑफ इंडस्ट्री से बेटर की है। क्योंकि देखिए, किसी ने भी जब कोई प्रॉब्लम फेस किया है इस लॉकडाउन के टाइम पे, जब ना तो कारपेंटर, ना तो कॉन्ट्रैक्टर, ना कोई आपके घर पे आके काम कर सकता है, तो उसे क्वालिटी का इम्पोर्टेंट समझ में आ गया है। पहले लोगों को लगता था कि ये सारे प्लाईवुड एक समान होते हैं, बट अब रियलाइजेशन धीरे धीरे आ रहा है। पूरी वर्ल्ड डिजिटाइज हो रही है, कस्टमर्स आर रिसर्चिंग मोर, और उन्हें समझ में आ रहा है कि कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हमारी इंडस्ट्री में सुपीरियर है अनब्रांडेड सेक्टर से। तो इसका लाभ हमें मिल रहा है। आप टॉप 40 सिटीज का देखें, या तो आप उससे बाहर टियर 2 सिटीज, रूरल मार्केट्स को भी देखें, कस्टमर्स के ये माइंडसेट में एक क्लियर चेंज आ रहा है। उनका परसेप्शन ये बन रहा है कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही लेना है, और इसका बेनिफिट हमारे जैसे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को मिल रहा है। ठीक है केशव जी, एक क्वेश्चन मेरे को आपसे ये पता करना है कि आपकी टोटल इंडस्ट्री के अंदर ये चाइना का रोल कितना था, ये मेरे को थोड़ा भी आइडिया आपसे लेना है। और अगर चाइना पे रिस्ट्रिक्शंस लग रहा है, वहां से कुछ माल नहीं आ रहा, कुछ ड्यूटीज ही इम्पोर्ट होंगी, कुछ कंटेनर की भी प्रॉब्लम्स हैं, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? एक तो मेरे को ये बता दीजिएगा। और दूसरा, जब आप ये कहते हैं कि एक सर्कल चलेगा रियल एस्टेट का और काफी लंबा चल सकता है, तो आपके एक्सपेंशन प्लान्स भी क्या हैं, ये भी जरा मेरे को बताइए प्लीज। देखिए, जब आप फिनिश प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, शायद मुझे लग रहा है कि आप फिनिश प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो फिनिश प्रोडक्ट में चाइना का कोई मीनिंगफुल रोल अभी है नहीं। इसका प्राइम रीजन ये है कि प्लाईवुड के अंदर इंडिया में जिस क्वालिटी का प्लाईवुड बनता है वो चाइना बनाता ही नहीं है। तो प्लाईवुड सेक्टर काफी इंसुलेटेड है फ्रॉम चाइनीज प्लाईवुड। अगर आप लैमिनेट की बात करें तो इंडिया इज परहैप्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लैमिनेट्स। तो अगेन यहाँ पे चाइना का काफी इम्पैक्ट नहीं आता है। और एमडीएफ के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना के ऊपर लगे थे, विच वर सेफगार्ड टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। और अब जैसे आप कह रहे हैं कंटेनर अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम है, एमडीएफ एक लो कॉस्ट बाय वेट प्रोडक्ट है, तो इसकी वजह से चाइना से मटेरियल अब आना और भी मुश्किल हो गया है। तो मुझे लगता नहीं है कि फिनिश प्रोडक्ट में चाइना का कोई भी मीनिंगफुल इम्पैक्ट है हमारी डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर, और आगे जाके मुझे लगता नहीं है कि ये होगा। नाउ रिगार्डिंग एक्सपेंशन, हम हर एक कैटेगरी में एक्सपैंड कर रहे हैं। एमडीएफ के अंदर अभी हम हमारी कैपेसिटी होशियारपुर में 600 क्यूबिक मीटर से 1000 क्यूबिक मीटर लेके जा रहे हैं, और हम एक और 900 क्यूबिक मीटर का प्लांट ला रहे हैं साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश के अंदर। लैमिनेट के अंदर हमने अभी कैपेसिटी 7 प्रेस से 8 प्रेस बढ़ाने का डिसीजन ले लिया है, जो इसी साल इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और अगले साल हम वापस आंध्रा के अंदर ही 2 और फर्दर प्रेसेस का, मतलब हम टोटल में करीब 40% कैपेसिटी एक्सपेंशन अगले 1.5 साल के अंदर कर रहे हैं। प्लाईवुड के अंदर हर एक फैक्ट्री के अंदर हम बैलेंसिंग इक्विपमेंट ऐड करके हमारी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और जहां पॉसिबल है इक्विपमेंट अपग्रेड करके हायर कैपेसिटी पे जा रहे हैं। तो वी आर एक्सपैंडिंग इन ऑल द सेगमेंट्स, और मुझे लगता है कि फ्यूचर के लिए वी विल नीड टू एक्सपैंड इवन मोर। तो हम बाकी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में कहाँ हम ग्रो कर सकते हैं। राइट केशव, गुड टू हियर अबाउट योर एक्सपेंशन प्लान्स। यानी आप कह रहे हैं कि आप बहुत कम इंपोर्ट करते हैं आप चाइना से, तो ऐसे में अगर शिपिंग कॉस्ट बढ़ी है तो आप कितना % अब भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, और आपको क्या शिपिंग कॉस्ट की बढ़ने से कोई खास इम्पैक्ट मार्जिन्स पर पड़ रहा है या नहीं? 1 एंड सेकेंडली, आपने एमडीएफ की बात की, तो एमडीएफ की तो ऑलरेडी अच्छी खासी डिमांड है, इसको और इसके एक्सपोर्ट को और बढ़ावा देने के लिए, बूस्ट देने के लिए क्या एक्सपेक्टेशन आप गवर्नमेंट से रखते हैं? देखिए, चाइना से हम काफी सारी चीजें मंगाते हैं फ्रॉम द रॉ मटेरियल साइड। मैं एक्चुअली फिनिश गुड साइड से बात कर रहा था। रॉ मटेरियल से केमिकल्स एक्सेट्रा अदर प्रोडक्ट्स आते हैं, बट ये बहुत हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स रहते हैं।
इनमें कॉस्ट पर टन इज सब्सटेंशियली हायर, तो फ्रेट का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। डेफिनेटली फ्रेट बढ़ा है, बट उसका 3-4% से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। जब आप एमडीएफ की बात कर रहे हैं, तो वी आर नाउ लुकिंग एट अ सिनारियो जहां हम कंपेरेटिव हो रहे हैं एक्सपोर्ट्स के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने ली है वो डेफिनेटली हमें सपोर्ट कर रही है, एंड आगे जाके भी जैसे पैकिंग क्रेडिट हो गए, ये इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने चलाए थे, जो शायद अब डिबेट के अंदर आए हैं, इफ द गवर्नमेंट कंटिन्यूज द सेम, तो वी विल बी एबल एज एन इंडस्ट्री, हम एक्सपोर्ट और कर पाएंगे। वी विल बी एबल टू टारगेट इवन फर्दर वे मार्केट्स। आज शायद हम कुछ ही मार्केट्स को टारगेट कर पा रहे हैं जो इंडिया से ज्यादा दूर नहीं है, कल शायद हम यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया भी माल एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने पहले जो इंसेंटिव्स दिए थे, अभी उनमें से कुछ इंसेंटिव टेम्पररी डिसकंटिन्यू हुए हैं। मैं होप करता हूँ कि गवर्नमेंट इसे वापस जल्दी स्टार्ट करें, एंड उससे इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया केशव, बहुत बहुत